क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 18 जनवरी का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। और देखिए ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी काम आएगा। ठीक, इसमें प्रीलिम्स के जहाँ फैक्ट्स चाहिए होंगे, कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे बताऊंगा मैं, मेंस की विश्लेषण एनालिसिस सब कुछ होगा इसमें। आज के जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो क्या है, नैनो बॉडीज कोरोना वायरस से रिलेटेड है। झारखंड ने अपने नए रूल्स बनाए हैं, इंडिया काउंटर बैलेंस कर सकता है चाइना को, ऐसा यूएसए ने बोला है। क्या है न्यूज़ जानेंगे भी पूरा। एक इनोवेशन पोर्टल है, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। और फॉरेस्ट फायर क्यों होते हैं हिमाचल प्रदेश में, डॉपलर वेदर रडार्स क्या क्या है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जनरल रिमाइंडर है कि यूपीएससी का 2021 का और ईपीएफओ का 2020 वाला कंप्लीट प्ले पेड ग्रुप चल रहा है। ठीक, इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप सब कुछ होता है, पर्सनल गाइडेंस है जो और कहीं पे भी नहीं मिलती है आपको। ठीक, हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही स्टडी मटेरियल है सारा सारा। टेस्ट आपके सेक्शनल भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। कोई भी डाउट पूछो, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जाता है जवाब आपको। ठीक, और काफ़ी इंटरेक्टिव ये पेड ग्रुप है हमारे। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 96960898 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको एक नोटबुक बना लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसमें जो भी मैं वैल्यू एडिशन बताऊँ या फिर जो क्वेश्चन पूछूँ उसके जो है आंसर्स आप वहाँ पे लिखिए, रखिए अपने पास। ये आखिरी में आपको रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। इसके साथ ही साथ मैप बुक रखनी है आप लोगों को, इंडिया जो है ऑक्सफोर्ड की और वर्ल्ड की जो है आपकी ओरिएंट ब्लैक स्वान। ठीक, इसके अलावा आप लोग को जो है सिलेबस अपने एग्जाम का अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने तो यूपीएससी की सारी एनालिसिस दे भी रखी है, इस बार 2020 का भी मैंने अभी दिया था और मेंस के भी दिए जा चुके हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 से है। ये यहाँ पे कह रहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नैनो बॉडीज बना दी गई। ठीक, इसका कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। देखिए इंटरनेशनल रिसर्च टीम जो है कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, इसके द्वारा ये लेड करी आई थी। मतलब लीडर कौन था, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन वाले। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी एंटीबॉडी बनाई है, ठीक, जो कोरोना वायरस से लड़ने में ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक, ज़्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, अब इसमें समझ लेना कि कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, कंटेक्स्ट संदर्भ हमने समझ लिया। अब ये काफ़ी छोटा साइज में है, तो जो आपका वायरस है कोरोना वायरस, उसमें आपने देखा होगा स्पाइक्स वाला, तो ये भी एंटीबॉडीज ही हैं, उसका काफ़ी छोटा रूप है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली इसको ख़त्म करता है। जैसे कि पहले भी मैंने इस पे दो तीन बार आप लोग को कंप्लीट बताया। आप लोग जरूर वीडियो जाके पूरी सीरीज देख लेना महीने भर। जिसने डेली नहीं देखा है वो महीने जाके भी देख सकता है, लेकिन डेली रोज़ देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसमें मैं बताता हूँ कि ये क्या है कि एंटीबॉडी, ये एंटीजन है एक तरीका, एंटीबॉडी जनरेटर। जब एंटीबॉडी इसको जो है इसके सराउंड जाके और इसको फिर जो है किल कर देती है। ठीक, उसके बाद जो है अगली बार अगर सेम पैथोजन आएगा, यानी कि कोरोना वायरस यहाँ पर जो एग्जाम्पल देना है हम लोग, तो ये और तेज से इसको खत्म करता है। तो इन्होंने नैनो बॉडी को ये बताया कि ज़्यादा इसको मतलब रेप्लिकेट ही नहीं होने देता है, चाहे म्यूटेशन कुछ भी कर ले उसको म्यूटेट भी नहीं करने देगा। ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा मतलब जो है छोटे होने की वजह से ज़्यादा जो है पेनिट्रेट भी कर सकता है। ये पूरी चीज़ें यहाँ पे, इसके यहाँ पे फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए बोला गया है कि नैनो बॉडीज़ बहुत स्मॉलर होते हैं, क्लासिक जो भी एंटीबॉडीज़ हैं उनसे ज़्यादा। जो ट्रम्पू को जो है मतलब डोनाल्ड ट्रम्पू जो थे उनको क्लासिक एंटीबॉडीज से उनका ट्रीटमेंट किया गया था, उससे भी छोटे हैं नैनो बॉडीज़ वाले। और ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं टिश्यू में, और ये ज़्यादा। अब देखिए इनके बेनिफिट क्या है, यही यूपीएससी पूछेगा। ठीक, बेनिफिट्स पूछता है यूपीएससी या फिर जो भी आयोग आपके हैं, करंट अफेयर जो है सब में ही आएगा, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक, मोर इजली ये पेनिट्रेट कर जाता है, लार्ज क्वांटिटी में बनाया भी जा सकता है और कॉस्टली नहीं होता है, ये काफ़ी चीप होता है। ठीक, तो कई सारे इसके बेनिफिट हैं, ज़्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ज़्यादा इफेक्टिव लड़ सकते हैं हम कोरोना वायरस से। ठीक, प्रोड्यूस अलॉन्ग विद एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज के साथ में ही ये भी बन जाता है। ये वाला, ये कहाँ पे किस पे टेस्ट किया गया, अल्पाका और लामा। लामा एक ये मतलब कैमल टाइप का, छोटा सा कैमल टाइप का एक होता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है जानवर है। ये दोनों अलग अलग हैं, देख लेना एक बार, इनकी फोटो बड़े क्यूट से होते हैं। ठीक, एंटीबॉडी के साथ साथ ये सिंपलर एंटीबॉडी वेरिएंट है, और ये नैनो बॉडीज मतलब काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। कंप्लीट द नैनो बॉडी, और वही सारी चीज़ इसमें बताई कि वायरस को साइमल्टेनियसली जो है ख़त्म करते हैं, कई सारे आ जाएंगे। दे ऑल्सो कंबाइंड विद द नैनो बॉडीज, एंटीबॉडीज जो है
पर्टिकुलरली इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स अटैक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वायरस। कई जो वायरस के कई सारे पार्ट्स हैं उसको एक साथ उसके ऊपर जो है जुट जाते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, नेस्तनाबूद कर देते हैं। द नया अप्रोच है कुड प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम इवेडिंग। अब मतलब से म्यूटेशन चाहे कुछ भी कर ले उसको खत्म कर देंगे। अच्छा, एंटीबॉडीज आप लोगों को पहले मैंने बताया इम्यूनोग्लोबिन होता है ये, और ये आपका जो है वाइट ब्लड सेल से बनते हैं। हमारे ब्लड में जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल में जो है आपके एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रतिरक्षक प्रणाली वो किस में होती है, वाइट ब्लड सेल की वजह से होती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं तो डिफेंस करते हैं ये हमारे, और वही सारी बातें हैं। एंटीबॉडी जो है उस पर पैथोजन पे निपट के उसको खत्म कर देती है। नैनोबॉडी क्या है इंपॉर्टेंट, ये एंटीबॉडी के फ्रेगमेंट हैं, ये समझ लेना। ये एंटीबॉडी से अलग नहीं, उसी का ही फ्रेगमेंट है। सिंपल है इनको बनाना, बैक्टीरिया यीस्ट से बन जाते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। दीज आर एंटीबॉडीज विद सिंगल वेरिएबल डोमेन और लोकेटेड ऑन ए हैवी चेन। इनको VHH एंटीबॉडी भी कहते हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। हमको डॉक्टर थोड़ा ना बनना है, हमें तो UPSC निकालना है, सिविल सर्विसेज निकालना है, UPPCS SDM IAS बनना है। यूज़ क्या है ये जान लेना, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। जेनेटिक एनर्जी इंजीनियरिंग में यूज़ करते हुए इसका आप एमिनो एसिड को चेंज कर दो और इम्प्रूव कर दो इसकी बाइंडिंग किस पे, कोरोना वायरस टाइप के जो कीटाणु हैं, मतलब वायरस है, इन सब पे, और ये पेनिट्रेट कर सकें टिश्यू पे अच्छे से, प्रोड्यूस हो सकता है आसानी से लार्ज क्वांटिटीज़ में, ताकि वैक्सीन भी आसानी से बन सके, है ना। और स्टेबल, ये मतलब एक्सट्रीम pH होते हैं ना, pH वैल्यू आप लोग पता है 7 है अगर, तो वो नॉर्मल बताई जाती है, स्टेबल या फिर बैलेंस्ड होती है। इसके आप जितना नीचे जाओगे जितना ऊपर जाओगे उतना खतरनाक होता है, ठीक। तो मतलब ये है कि pH की अगर आप ऐसे देखोगे तो 7 बीच में आ गया, जितना आप 7 से कम होते आओगे वो एसिडिक होता है, और जितने ज़्यादा आप जाओगे उतना वो बेसिक कहलाता है, ठीक है ना। तो ये एक्सट्रीम्स पे भी आसानी से काम कर जाता है। तो गैस्ट्रिक फ्लूइड जो होता है आपके, अगर आपने स्टोमक वाले में उसमें पढ़ा होगा, हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम, तो उसमें बाइल होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, तो उन सब में भी ये आराम से काम कर जाता है, ठीक। ये सिंपल डायग्राम है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए झारखंड, ये मतलब सभी आयोग की जो है दशा है, लेकिन यहाँ पे मेंशन हो रही है झारखंड के लिए। झारखंड ने अपने नए संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम निकाले हैं 2021 के लिए। न्यू झारखंड जो है आपका ये कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल निकाले हैं इन्होंने। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और झारखंड ने अब इसको निकाल के, जो पहले जो बिहार का था सिविल सर्विस एग्जाम, उनके जो लॉ थे उसको सुपर पास कर दिया है, सुपरसीड कर दिया और अपना बना लिया। अब ये पहली बार किया है। और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि भैया 20 सालों में खाली 6 बार इन्होंने एग्ज़ाम किए। मतलब आप एक चीज़ समझना, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ उसका प्रीलिम्स का ही रिजल्ट जो है 3 बार निकालना पड़ा। 3 बार प्रीलिम्स का, मतलब बच्चों की क्या हालत हो रही है आप समझ रहे हो। यहाँ तो UPPCS और ये सब लोग जो है, मतलब UPSC तो खैर बहुत अच्छा काम कर रहा है, UPPCS ये सब क्या है, ये तो रिजल्ट ही बहुत लेट में निकालते हैं। 1 साल आपने दिया, पता चला 3 साल बाद आ रहा है रिजल्ट। अब तो खैर फिर भी कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इनके यहाँ तो बहुत ही बुरी वो है झारखंड में। प्रीलिम्स का रिजल्ट मतलब पहले चरण का जो है वो उसी में 3 बार रिजल्ट आ रहा है। तो समझो जो मतलब वाकई में पढ़ के पढ़ाई करके और वो कर रहा है, बाकी जो धांधली वाले हैं उन लोग को तो मजे हैं, लेकिन फंसेंगे जरूर भैया। जो भी ये करता है ना, एक अगर वो निकल भी जाता है तो जिंदगी के भर गिल्ट में तो रहता है, क्योंकि आता तो कुछ है नहीं। हर जगह उनको जो है, जब काबिलियत नहीं होती है और फिर भी पा जाओ तो हर जगह उनका जो है कुछ ना कुछ जो है निकल के आता ही है, ठीक। तो FIR लॉन्च भी करी गई कई बार, इंटरव्यू इन सब में मतलब करप्शन इन सब के चार्जेस लगे। 200 पिटीशन है, 330% केसेस अभी चल रहे हैं, और ये प्रीलिम्स का रिजल्ट देखिए 3 बार निकाला गया, ठीक। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे कैडर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, अब नए रूल्स क्या है समझ लेते हैं। ज़्यादा वैसे वो तो नहीं है, लेकिन यह है कि कैडर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट हो सकता, अच्छा जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारे संविधान में 315 से लेके 323 तक लिखा हुआ है, ठीक। तो आज आप लोग इसको जरा पढ़ के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये टॉपिक आया तो कम से कम इसका बैकग्राउंड वाला पढ़ लो, हो सकता है वहीं से कुछ पूछ ले, ठीक। तो देखिए कैडर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट एक बनाया जाएगा जो कि कैलकुलेट करेगा, 1 जनवरी को बता देगा कि भैया हमें इतनी ज़रूरत है, और फिर उसके हिसाब से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ठीक। मतलब 100 की जरूरत है तो 1 जनवरी को बता दिया जाएगा कैडर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट। और ये रिक्वेजिशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द कमीशन आफ्टर रोस्टर क्लियरेंस
टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राष्ट्रभाषा। यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका प्रशासनिक सुधार और राजभाषा के माध्यम से रोस्टर क्लियरेंस के बाद नियुक्तियों के लिए आयोग को अधियाचन प्रदान किया जाएगा। मतलब यही एक प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। कैसे क्या होगा, जो भी मेंस के रिटर्न में लैंग्वेज पेपर है वो आपका, जैसे आप यूपी पीसीएस में क्या है, हिंदी, लेकिन हिंदी के तो मार्क्स जुड़ते हैं, तो लेकिन यहाँ पे झारखंड में उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज पेपर है उसके मार्क्स खाली क्वालिफाइंग होंगे, फाइनल मार्कशीट में नहीं जोड़े जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें जोड़ा जाएगा। और इसके बाद क्या है कि यही रूल्स में अंडर इट में क्या है ये कि ऑल्सो देख, अब देखिए ये रूल्स जो है वो कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण जैसी कोई सुविधा ही नहीं है, समझो। वो मतलब ऐसा करते हैं कि भैया 100 रिक्तियां निकली जैसे, तो 1500 उन्होंने उसके हिसाब से एक पे 15 वाली बात है, तो 1500 उम्मीदवारों का चयन कर दिया मुख्य परीक्षा में। समझना कितनी हास्यास्पद बात है ये। और फिर उसके बाद अगर देखा गया, जब मेंस वेंस क्लियर हो गया कि अरे यार एक काम ये SC ST उन सबका जो है रिप्रेजेंटेशन हो नहीं पा रहा है यार सही से, तो एक काम करते हैं यार, अब फिर से कट ऑफ लो कर दो बाकी। तो अभी तो ये प्रीलिम्स का रिजल्ट 3 बार निकल रहा है क्या, पहले इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं पर प्रीलिम्स में। जब फाइनल पूरा होकर लोग सिलेक्शन होकर रिजल्ट आ जाता है तब कहते हैं यार ये तो गलत हो गया, इसमें तो प्रतिनिधित्व ही नहीं है। मतलब ये कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आई बात। देयर इज नो प्रोविजन इन द न्यू रूल्स फॉर द ग्रेजुएशन फाइनल। अच्छा, ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर में लोग जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो कैसे करेंगे, उनके लिए मतलब क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं कि होता ना जैसे कि आपका रिजल्ट बाकी है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा के भी आप दे सकते हो, ये सब कुछ नहीं बताया गया इसमें। रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल, मतलब आप कैंडिडेट एक बार आपने फॉर्म भर दिया, अब आप विड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी कुछ नहीं कर सकते आप। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी इसमें कुछ बताया नहीं गया। मनी पेड फॉर द एप्लीकेशन वो भी वापस नहीं होती है। सिंपल सा था। आप लोग का मेन ये आज का होमवर्क है कि आपको 315 से लेकर 323 वाला आर्टिकल है उसको पढ़ना है, ठीक। इसके बाद देखिए इंडिया को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेंस प्रीलिम्स सभी के लिए, इंडिया को काउंटर बैलेंस मानता है चाइना का USA। ये कैसे पता चला है, ट्रंप ने अभी क्या, अब जाते जाते ये सारे काम कर रहा है। ये बहुत ही कलंतरी आदमी था वैसे। ट्रंप ने क्या किया है कि एक डी क्लासिफाई कर दिया सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, ठीक, कि US का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, सामरिक फ्रेमवर्क किसमें, फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। आप लोगों ने सुना होगा, इस बार UPSC में क्वेश्चन भी आया क्वाड पे लेके, ठीक। क्वाड क्या है, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब मिलके कंटेनमेंट ऑफ चाइना कर रहे हैं। मतलब चाइना की बढ़ती पावर को रोकना चाहते हैं किसमें, इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन में, ठीक। और इनका मतलब इन्होंने डॉक्यूमेंट में ये भी बताया कि क्या इनके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं USA की, किससे निपटने के लिए, चाइना से, नॉर्थ कोरिया से, और इंडिया का क्या उसमें रोल रहेगा वो, ठीक। ये सब बताया। इंडो पैसिफिक रणनीतिक रूपरेखा पर एक संवेदनशील दस्तावेज का खुलासा कर दिया है। ये मतलब वैसे क्लासिफाइड रहता है, लेकिन अब जा रहा है, इसको पता है कि अब जाना ही है, तो इसको निकाल दे तो आगे बिडेन ज़्यादा उसमें चेंजेस ना कर पाए, ये वाली बात है। अच्छा, इसमें क्या क्या बताया गया ये समझ लेना आप। US की फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज जो है इसमें बताया गया कि आउटलाइन ये बताता है कि क्या उद्देश्य है चाइना से निपटने का, कि US का स्ट्रेटजिक प्राइमेसी क्या है रीजन की, मतलब लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, मतलब वही मार्केट वार्केट, फ्री मार्केट होना चाहिए, और आपका जो है कोई भी ट्रेड करे, कुछ भी करे। लेकिन आपको मालूम है चाइना जो है वो कम्युनिस्ट साम्यवादी वाले उस पर चलता है पॉलिटिकली, तो ठीक। और आपका USA क्या है, वो कैपिटलिस्ट है, मतलब कि सब कुछ मार्केट, डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट, बस इसी पे चलना चाहिए, ट्रेड वेड सब आसान। चाइना को रोकना है इलिबरल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब कि चाइना में देखा गया डेमोक्रेसी है नहीं, और USA जो है डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहता है, ठीक। US इकोनॉमिक लीडर बना रहना चाहता है। नॉर्थ कोरिया US को जो है थ्रेटन ना करे। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया क्लब की, इंडिया के टूवर्ड्स कि इंडिया बिकम ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। मैंने आप लोग पहले बताया, इंडिया जो है आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन सी में क्या है, इंडियन ओशन में क्या है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, जिसको जो भी कंट्रीज हैं छोटी बड़ी जो भी है सब इंडिया से, मतलब इंडिया की हेल्प से, इंडिया मतलब पूरा जो है कुछ भी वहाँ पे होता है तो इंडिया उसमें जो है सबसे ऊपर है, इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करे पूरे ओशन में। लेकिन USA कह रहा है कि नहीं, तुम इंडिया जो है भैया, तुम इंडिया भी, इंडियन ओशन भी और पैसिफिक ओशन दोनों में करो, ठीक। इनहांस डिफेंस कोऑपरेशन, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है अभी आपका जो है कई सारे हुए हैं, क्या कहते हैं, एग्रीमेंट्स, अभी बताऊंगा उनके बारे में, ठीक। ग्रेटर लीडरशिप होना चाहिए इंडिया का किसमें, ईस्ट एशिया समिट में और एशियान में, ठीक। एशियान के, अच्छा एशियान के कंट्रीज कितने हैं, 10 हैं।
इनको एक बार जरूर देख लेना कौन कौन से होते हैं। CLMVT, ठीक। आपका ये कौन कौन है आपका, कंबोडिया, लाओस, आपका मलेशिया, वियतनाम और आपका ये है थाईलैंड, ठीक। फिर उसके बाद इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, फिलीपींस हो गया, ब्रुनई हो गया, इसके बाद म्यांमार हो गया और आपका सिंगापुर, ठीक। तो ऐसे याद कर दो, CLMVT याद हो गया। ये मैंने आपको पहले एक बताया भी था, इसका एक ट्रिक बना के याद आ रहा है किसी को तो यहाँ पे जरूर कमेंट करिए, ठीक। 10, 11, 12 दिसंबर के आसपास बताया था शायद, ठीक। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडिया की जो है उसको बढ़ावा देता है, US सपोर्ट करता है, और जापानीज, ऑस्ट्रेलिया और US को मतलब मिलकर वहीं क्वाड वाली बात कर रहा है, ठीक। स्ट्रॉन्ग लाइक माइंडेड कंट्री जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, इंडिया, ये चाइना के काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं। चाइना जो है वो क्या चाहता है कि डिसॉल्व करे US के अलायंस, मतलब क्वाड को तोड़ना चाहता है। यही सब चीज़ें बताई हैं। और यहाँ पे ये भी है कि वैक्यूम जो बन जाए, चाइना चाहता है कि ये मतलब ये पार्टनरशिप हम तोड़ दें और वैक्यूम बने तो फिर उस वैक्यूम में हम फ़ायदा उठाएं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ क्या इनकी रणनीति है वो इस वाले डॉक्यूमेंट में बताई गई है कि किम जोंग उन जो हैं उनको न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, त्याग दे बनाना, ये इनकी पॉलिसी है। रशिया के खिलाफ, रशिया को तो USA कुछ मानता ही नहीं है, कहता है एक मामूली भूमिका, उसकी मार्जिनल प्लेयर है USA, चाइना और इंडिया के बीच में। ये काफ़ी मतलब ठीक नहीं है बात। हमारी तो मतलब रशिया से काफ़ी स्ट्रेटेजिकली बहुत पुरानी दोस्ती है, और वाकई में रशिया ने हमें फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड वाली जो बात है तो वो काम किया है। USA तो काफ़ी अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी टाइप है, देखिए क्या होता है। अभी तो खैर बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी। USA इज ए साइंड USA ने इंडिया के साथ में डिफेंस एग्रीमेंट कई सारे किए हैं और उसमें म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट कई सारे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए ये GSOMIA है आपका, जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री वाला, लेमोआ भी हुआ है, कॉम कासा हुआ है, बेका हुआ है। इसके बारे में अलग से जो ये वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे चैनल पे, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, ठीक। बेसिक सारे सब डिफेंस से रिलेटेड है। ये 4 फाउंडेशनल हैं, बस ये ध्यान रखना। कभी आपसे बोल ले कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, तो अगर आपने एक बार भी इसको पढ़ा है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक। तो उसके बाद क्या, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाना है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है ग्लोबल इश्यूज़ पे, ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप है, मल्टी सेक्टोरल, मतलब हम डिफेंस में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, शिक्षा, डिफेंस सिक्योरिटी, सब पे मतलब हम काम करना चाहते हैं USA और इंडिया, ठीक। पीपल इंटरेक्शन भी आप देखिए ना, वहाँ पे जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका बताइए, कमला हैरिस, ठीक। तो मतलब काफ़ी हमारे इंडियंस का, अमेरिकन इंडियंस का काफ़ी प्रभाव है वहाँ USA में। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी काफ़ी यही सारी बात बता रहा है यहाँ पे। रिसेंटली जो है चाइना और US की देख रहे हो ट्रेड वॉर चला है, करेंसी मैनिपुलेटर बताया है चाइना को। दोनों ही जो है नया कोल्ड वॉर है, पहले USA और USSR का था, अब USA और चाइना का चल रहा है, यही सारी चीज़ें, ठीक। ये पूरा आपका जो है डायग्राम है। अच्छा, ये मैप जो मानचित्र है, इसमें एक क्वेश्चन आप लोग से यहाँ पे आज ये है कि मर्काटोर प्रोजेक्शन क्या होता है। मर्काटोर प्रोजेक्शन क्या होता है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक। बाकी देखो, अब ये मैप है तो मैप का थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को इसमें देखना चाहिए कि भैया जो विषुवत रेखा यानी कि अर्थ इक्वेटर है वो कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, जो आपका मकर रेखा है वो कहाँ कहाँ से पास हो रही है, ठीक। ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक। ट्रॉपी ऑफ कैंसर जो है आपकी वो कहाँ से पार हो रही है, ठीक है। कर्क रेखा, ठीक। कर्क रेखा कहाँ से पार हो रही है। आपका अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे जो है जीरो ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ से पास हो रही है, इसको देखो, ठीक। थोड़ा इधर बना दिया, यहाँ से होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये इस पे कौन कौन लाइक करता है, कौन ट्रॉपिकल कंट्रीज है, कौन उष्ण कटिबंधीय कंट्रीज है, इन सबको करो पूरी दुनिया में। अब ये थोड़ा ऊपर मैंने ट्रॉपी ऑफ कैंसर बना दिया। अगर आपको मालूम होगा कि अफ्रीका ही दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों ही विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर ट्रॉपी ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों ही यहाँ इस अफ्रीका से गुजरती हैं, साउथ अमेरिका से 2 गुजरती हैं, ठीक। तो इस तरीके से मैपिंग करिए, रोज करिए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तब भी आप कर लोगे। और जो मैप बुक आप लोग लेते हो उसमें हिस्ट्री का भी बता रखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या साइट्स हैं, क्या है, ये सब भी है, तो उसको उससे जुड़ के पढ़ो यार, बहुत फायदा होगा। अब देखिए इनोवेशन पोर्टल एक बनाया गया है, नेशनल इनोवेशन पोर्टल। इसको किसने बनाया, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने बनाया है। मतलब नवाचार की यहाँ पे बात हो रही है, सिंपल सा। अब देखिए हर्षवर्धन जी जो है ये मतलब यहाँ पे मेरे आप लोग से क्वेश्चन है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसे भी आप लोग इस पे लिख सकते हो
ठीक, ये है कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इस पे आप लोगों को एस्से लिखना है या फिर कमेंट करके बताइए कि इसका क्या मतलब है। इससे आपका, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा भी था आज, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एस्से लिखो। इससे मतलब ये है कि जैसे कि आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, मंत्री परिषद जो होता है, काउंसिल मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एक लेवल तक ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 15% ज़्यादा नहीं हो सकते लोकसभा के, ठीक है ना। कौन सा आर्टिकल है, क्या चीज़ है, इससे क्या चीज़ होती है। गवर्नेंस जीएस पेपर 2 में जो है भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है और ऐसे तो आ ही सकता है। तो आप लोग को जो, अब देखिए क्यों ये मेरे दिमाग में आया कि आपके साइंस और अर्थ साइंसेज, हेल्थ, इन सब के एक ही मिनिस्टर है, हर्षवर्धन। तो मिनिमम मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब मंत्री पद कम ही रखो, ज़्यादा पोर्टफोलियो रखो, ज़्यादा जो है गवर्नेंस, सुशासन पे ज़्यादा ध्यान दो, मतलब शासन पे, ठीक। इनोवेशन पोर्टल किसने बनाया है? एनआईएफ ने बनाया, एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंदर? दोस्त के अंदर। दोस्त क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक। सिंपल सी बात इसमें क्या है, इनोवेशन पोर्टल है, कई सारे लोग ने जो कुछ आइडियाज, देखिए आपके पास आइडिया है, आप आइडिया दीजिए, इस आइडिया को इस पोर्टल पे आप डालेंगे, वेबसाइट एप्लीकेशन तरीके से है, और जिसको भी, और मतलब इस आइडिया को फिर जो है धरातल पे, ग्राउंड पे लाने की जिम्मेदारी होगी, ठीक। ग्राउंड पे लाया जाएगा। कई सारे लोग लोकल प्रॉब्लम को पास करने के लिए, मान लीजिए आपके पास आइडिया आया कोई, तो आपने यहाँ पे डाला, गवर्नमेंट को अच्छा लगा, उसने उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। सिंपल सीधी बस यही इसमें बात है, और कुछ भी नहीं है, ठीक। इसका नेशनल इनोवेशन पोर्टल जो है ये आपका कवर करता है इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी, ह्यूमन हेल्थ, इसके डोमेन एरिया ये सारे हैं, इलेक्ट्रिकल, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है ये सब, ठीक। बेनिफिट वही है, कॉमन पीपल जो है वो सोल्यूशन ढूंढ सकता है लोकल प्रॉब्लम्स के, और इकोसिस्टम बनेगा हमारा इंस्टीट्यूशन का, जहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं आइडिया को, इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को। सिंपल सी चीज़ है, और कुछ नहीं इसमें। और ये ब्रिज कर सकता है वहीं पीपल, जो लोग जो है सोल्यूशन चाहते हैं, और वो लोग जो जिनके दिमाग में आइडिया है, ठीक। कई सारे जो है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर बनाए जाएंगे, ताकि इन आइडियाज़ पे देखा जाए, इनकी वायबिलिटी देखी जाए, और सही लगे तो उनको आगे बढ़ाए, ठीक। जैसे बहुत लोग हैं यार अपने यहाँ, वाटरमैन है, ठीक, मतलब वो अपना, उन्होंने वाटर के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। तो इस तरीके से लोग हैं जो, मतलब जिन्होंने ऐसा नहीं है, लोकल खुद की दम पे कुछ किया भी है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाह रही है, ये चीज़ है पूरी। नेशनल इनोवेशन फंड फाउंडेशन जो है ऑटोनोमस बॉडी है, और ये आपका दोस्त के अंतर्गत आती है। दोस्त कौन है आपका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2000 में चालू हुई थी अहमदाबाद गुजरात से, और ये नेशनल इनिशिएटिव है कि ग्रास रूट की जितनी भी टेक्नोलॉजी है या इनोवेशन है, या फिर आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे कि आप लोगों ने रानी की वाव वाली पढ़ा है ना, रानी की वाव, ये क्या है आपका? ये बाउरी है, स्टेप वेल आप समझ सकते हो इसे। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाइप से है, तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। अच्छा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ध्यान रखना। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, और लेकिन आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसको भी बढ़ावा दो, प्रॉब्लम का मतलब सोल्यूशन ढूंढना है, नवाचार आपके दिमाग में चलता रहे, ये सब बात है। और आदमी जैसे बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, ठीक। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है इन्वेंशन करते हो, ये वाली बात है। तो नवाचार तभी होगा जब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या आप सोचोगे, प्रॉब्लम आपके सामने आई, आप रोने लगे और रो के बैठ गए, और फिर आपने कहा सब खत्म हो गया, तो फिर कुछ होगा, ज़िंदगी चलेगी आगे। लेकिन ये इंसान की प्रवृत्ति नहीं। इंसान की प्रवृत्ति क्या है कि जीवन आए तो जीवन की पहली सांस से संघर्ष जारी हो रहता है, और जो इस संघर्ष से लड़ता रहता है वही जिंदगी में जीता है, जो नहीं लड़ता है वो कभी नहीं आगे बढ़ता है, सीधी सी बात, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे एक है, वाई फॉरेस्ट फायर ज़्यादा होते हैं हिमाचल प्रदेश में। अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं, मेंस के फैक्ट है, आप देखते चलिए। देखिए अब वाई फैक्टर है, क्यों होते हैं, इससे रिलेटेड हमने देखा गया है। अभी कंटेक्स्ट समझ लीजिए, हिमाचल प्रदेश में ड्राई वेदर में जब पानी नहीं बरस रहा तब ज़्यादा होते हैं। कुल्लू में, शिमला में अभी देखा गया है काफ़ी फॉरेस्ट फायर हुई, ठीक। फॉरेस्ट फायर क्या है? दवानल, मतलब कि जंगल में आग लगना। ये व्हाट इज फॉरेस्ट कवर जो फॉरेस्ट कवर है आपका, वो वैसे तो 66% के आसपास है, ठीक, पूरे हिमाचल प्रदेश का। लेकिन कई ज़्यादातर एरिया जो है वो तो हमेशा ज़्यादातर जो है स्नो के अंदर ही रहता है, जैसे ग्लेशियर हो गया, कोल्ड डेजर्ट हो गया। एक हिमालयन कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क भी है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। अल्पाइन मेडोज हो गए, आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी खूबसूरत घास वाले एरिया होते हैं। तो ये जो है आपके
क्या है कि ज़्यादातर तो बर्फ़ से ढके रहते, तो हम 2/3 क्यों समझे, हम तो इसको ये 28% ही रह जाता है फॉरेस्ट कवर, और उसमें भी आग लग जाती है। ऐसा किसने बताया? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक, देखिए इसमें क्या है आपको ये बताऊँ, ये होती है पर जैसे ये पहाड़ है, तो पहाड़ का जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा, ये ऊपर बढ़ेगा ये, ठीक, तो वैसे क्या होता है कि धीरे धीरे ये स्नो लाइन आ जाती है, एक उसके ऊपर से बर्फ बर्फ है, और एक एक ट्री लाइन होती है, मतलब उसके ऊपर जो है आपको ट्री नहीं मिलेंगे, उसके ऊपर क्या मिलेगी? घास घास मिलेगी, मॉसेस मिलेंगे, समझना ये पूछ चुका है, लाइकन्स मिलेंगे। क्यों? वहाँ पे ज़्यादा ना पानी बरसता है, ना कुछ रुकता भी है, ना इतनी सॉइल है, तो इसलिए जो है मॉसेस और लाइकेंस ये सब मिलते हैं। अभी यहाँ पे जो है ये वाले जो पेड़ों के नाम हैं, इनको ढंग से समझ लीजिए, और ये याद रखना है कि एल्पाइन यानी कि हिमालय वाले जो हिमालय टाइप के या फिर ऊंचे जो एरियाज होते हैं, वहाँ पे ये प्रजाति के ट्रीज पाए जाते हैं। कौन से? चिड़ पाइन, देवदार, ओक, कॉल, कैल, फिर स्प्रूस। ठीक, एक बार यूपीएससी ने रोडोडेंड्रॉन पूछ लिया था, बताया हो कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक, तो इसी तरीके से ये आता है न्यूज़पेपर में, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। तभी तो मैं कॉन्सेप्ट बताने के बाद भी फैक्ट्स पे भी तो फोकस करता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बताता हूँ कि भैया क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है, दोबारा भी पूछ सकता है। तो आपका फोकस पढ़ते समय कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक, फायर प्रोन क्या है? फायर प्रोन जो है ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि जब बारिश नहीं होती है तब भैया वाइल्ड फायर हो जाती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, समर सीजन में जो पहाड़ का लोअर और मिडिल एरिया है, ठीक, लोअर और मिडिल एरिया, उसमें समर सीजन में आग लगती है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, चिड़ पाइन जो ये है आपका, इसमें ज़्यादातर इसके जो ड्राई निडल कैच फायर, मतलब इनके आपने पत्तियां देखी होंगी, निडल टाइप की होती हैं। ठीक, क्यों ऐसा क्यों है? जब भैया पानी कम बरसता है, ठीक, अब ऐसा नहीं है, कई लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि भैया कोल्ड एरिया में पानी कम कैसे हो गया, तो वहाँ पे ये कैसे, वहाँ पे भी कम पानी होता है, समझना इसकी बात को। तो उसके वहाँ पे भी जो लीव्स हैं वो अपने आप पानी ज़्यादा जो है पर्सिपिटेशन ना हो, ट्रांसपिरेशन सॉरी, ठीक, जैसे इवापोरेशन होता है वैसे ट्रांसपिरेशन होता है, पत्तियों से जल जो है उड़ जाता है भाप बन के, तो उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो, तो इसलिए अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेती है और एक निडल मतलब सुई के आकार की बन जाती हैं। तो वो जब ज़मीन पे गिरती हैं तो वो उनका मतलब फायर में लगना उनमें ज़्यादा आसानी से हो जाता है इंटा, और जब ये विंड के साथ आगे बढ़ जाता है। ठीक, तो समर एरियाज में तो देखो इधर लो एरिया मिडिल पे हो रहा है, लेकिन विंटर एरिया जब ड्राई सीजन विंटर एरियाज में आ जाता है तो ये हाई उसमें लगता है, सिर्फ इस वाले में। ये एक थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी, मतलब आप अगर बहुत ही क्लोजली पढ़ोगे तभी सब चीज़ें ढूंढ पाओगे, नहीं तो वहाँ पे जब ये पूछे तो सोचोगे यार ये था क्या इसमें, अच्छा ऐसा भी कुछ था कि विंटर में अलग होता था और विंटर और समर में अलग होता था। तो एक एक वर्ड अच्छे से पढ़िए, एक समान स्पीड बढ़ाइए और उससे, ताकि आप ऐसा भी नहीं हो कि बहुत तेज भागे तो पता चला वापस जाना जाके फिर से पढ़ना पड़ रहा है, और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि आप ऐसे चल रहे हो धीरे धीरे, क्या वक्त पे पहुंच ही नहीं पाए जहाँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। पोस्ट मानसून जो है फॉरेस्ट फायर भी होते हैं, मतलब मानसून के बाद में, सितंबर के बाद में, ये कांगड़ा इन सब जगहों पे, ठीक, और ग्रासलैंड्स में होते हैं, अपर एरियाज में होते हैं, हिल के। अच्छा, कॉजेज क्या है ये समझो, वही है कि लाइटनिंग, नेचुरल कॉजेज भी हैं, बिजली उजली गिर गई, ड्राई बैम्बू आपस में रगड़ने घसड़ की वजह से भी आग लग गई, लेकिन ज़्यादातर जो है ह्यूमन फैक्टर ही है। क्या है? बीड़ी सिगरेट छोड़ेगा नहीं ह्यूमन, जो है कभी जो है मैच स्टिक टॉर्च वुड, कैंपिंग करने जा रहे हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने जो लोग जा रहे हैं। अच्छा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर जो सूखी चीज़ें उठा के एक जगह रख देते हैं, और उसमें जो है कि ये आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है आप लोग का आज नोट लिखना है, आप उसमें लिख के उसमें देना है, ठीक है। और व्हेन पीपल बर्न देयर फील्ड, जब मतलब अपने स्टबल और ये सब जलाते हैं तब भी जो है फॉरेस्ट लग जाता है, फॉरेस्ट में फायर हो जाती है, ठीक। और ये ड्राई जो ये पाइन निडल्स है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है ये, मतलब फॉरेस्ट फायर फैल रही है। एक चीज़ और ध्यान रखना, क्रॉपिंग पैटर्न भी बहुत बड़ा एक जिम्मेदार है फॉरेस्ट फायर लगने का। क्रॉपिंग पैटर्न जो है, अगर आपका मोनो क्रॉपिंग हो गया, मतलब सिर्फ आप पाइन ट्री लगाने लगे जैसा कि उत्तराखंड में हुआ है, तो आपका क्या होगा कि ज़्यादा जल्दी फॉरेस्ट फायर लग जाया करेगी, ठीक। अच्छा, इसको प्रिवेंट करने के आपका क्या प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हो? फोरकास्टिंग है कि आप मतलब राडार वाडार जो है बढ़िया फोरकास्ट कर लो, आपके कैंपिंग साइट को खत्म मतलब जो है उससे वहाँ पे जो भी जो है साफ ऑफ कर दिया जाए। बर्निंग ऑफ ड्राई लिटर जो फॉरेस्ट फ्लोर। और एक चीज़ है फायर लाइन, जैसे क्या होता है, मान लीजिए ये पूरा जंगल है, तो आप जो है यहाँ पे फायर लाइन बनाओगे, मतलब क्या है, यहाँ से सब कुछ जो भी छोटे मोटे चीज़ें जो है, पेड़ पौधे जो भी जिसमें भी आग आसानी से लग सकती है, उसको काट दोगे, गड्ढा खोद दो या जो भी है,
तो ये मान लो कि अगर इधर से फॉरेस्ट फायर बढ़ रही है विंड की वजह से, तब इसके आगे ना जा पाए, ये चीज़ है, इसको बोलते हैं फायर लाइन। ठीक, गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1919 में फायर फॉरेस्ट रूल बना दिए थे, रूल बन जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ठीक, वही सब चीज़ें हैं कि और बर्निंग वर्निंग मत हो, और कोई भी मतलब इस तरीके फायरवुड ड्राइड लीव्स ना छोड़े जो कि इन्फ्लेमेबल होता है, और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है फायर कंट्रोल यूनिट, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा एक यहाँ पे आया है टॉपिक कि डॉपलर मौसमी रडार, मतलब वेदर रडार होता है, ये क्या चीज़ है, एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ। रडार का काम होता है डिटेक्ट करना। ठीक, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं इसमें। मैंने आप लोग को बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो पढ़ लेना, उससे रोज कुछ ना कुछ देखो, कुछ एक दो दिन में आई जाती है चीज़, अभी आपको आखिरी समझा दूंगा अभी इसमें। ठीक, आप रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, और इसमें क्या है कि डॉपलर का क्या मतलब है। ठीक, आपका ये जाके किसी चीज़ से रेडियो आपने सिग्नल भेजे, ठीक, मान लीजिए कहीं बारिश हो रही है या फिर क्लाउड है, इससे लड़के वापस आ गया, तो यहाँ पे ये देख लेगा कि अच्छा इतनी दूरी पे इतने इस डायरेक्शन में ये चीज़ है, तो इससे जो है, अब इसमें अगर मान लो पानी है तो उस हिसाब से उसमें और कुछ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं जो सेंस कर लेगा कि मान लीजिए अच्छा पानी बरसने के चांसेस हैं, फोरकास्टिंग हो जाएगी। समझ रहे हो? और ये कहाँ पे लगाया गया है अभी? अर्थ साइंसेस। देखो फिर से आपके हर्षवर्धन जी आ गए, बहुत काम करते हैं ये। ठीक, तो अब ये क्या है कि आपका ये फोरकास्टिंग कर देगा कहाँ पे, अभी चालू किया गया यूके, मतलब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे ज़्यादातर भूस्खलन आपका जो है, कई ज़्यादा जो है क्लाउड बस्ट है, बादल फट जाता है, 2013 वाला यूके का आपको याद ही होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे होगा। अच्छा, डॉपलर का क्या मतलब है? डॉपलर एक आदमी थे जिन्होंने एक चीज़ ढूंढी कि भैया जब ये चीज़ से लड़के और वापस आती है तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो जब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा तो आपको एल्टीट्यूड, कितनी एल्टीट्यूड पे क्या सारी चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएंगी। तो इसी डॉपलर शिफ्ट की जो है रडार रेडियो वेव्स में जो आता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में, उससे आप डायरेक्शन, रेंज और ये सब पता लगा सकते हो, इसलिए डॉपलर वेदर रडार इसको बोला जा रहा है। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे कौन सा बैंड यूज़ कर रहे हैं, ये एक्स बैंड यूज़ कर रहे हैं डॉपलर रडार्स में। अब यहाँ पे देखो मैंने एक यहाँ पे जोड़ा है डायग्राम, उसको पहले दिखा लेता हूँ। देखो माइक्रोवेव रीजन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसमें कौन कौन से राडार के बैंड्स होते हैं? एक होता है एल, देखो ये इधर की तरफ वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक, इधर की तरफ वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ जो होता है आपका, एक सेकंड, वेवलेंथ जो होता है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पे, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एनर्जी के। समझना बात, तो एनर्जी के अगर प्रोपोर्शनल तो इधर एनर्जी भी कम है, तो और साइज भी यहाँ पे जो है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा तो साइज भी ज़्यादा होगा। ठीक, इसमें कौन कौन से माइक्रो रीजन में कौन कौन से राडार के बैंड होते हैं? LSC-X इसको ऐसे ही याद रखना ना कि इधर से वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। देखो इधर ज़्यादा था, इधर कम हो रही है, तो वेवलेंथ धीरे धीरे कम होती आ रही है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। LSC-X अगर वो पूछ ले कि वेवलेंथ के घटते क्रम में आप इन सबको अरेंज करिए, तो LSC-X ऐसे याद कर लो, वहाँ पूछे फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप करके आओगे, कट ऑफ आपका ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब एक चीज़ और समझ लेना, जैसे कि ये पूरा जो है आपका एक बैंड है, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ तो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक, और इधर है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब समझना, देखो सबसे पहले आ गया आपका क्या? रेडियो वेव्स। ठीक, उसके बाद आ गया माइक्रोवेव, फिर आपका आ गया इंफ्रारेड। देखते हैं ना, ये सीक्वेंस देखना, ऐसे क्या हो रहा है, वेवलेंथ घटता जा रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती आ रही है। ठीक, इंफ्रारेड के बाद आती है विजुअल लाइट, फिर आता है आपका अल्ट्रा वायलेट, फिर आता है आपका एक्सरे, फिर आपका आता है गामा रेज। ठीक, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी भी होगी। अब जब विजुअल रेज आती हैं तो इसके अंदर जो है आपको क्या मिलता है? वेवगाइर। ठीक, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक, आपका ब्लू, वेवगाइर ग्रीन, ठीक, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये ऐसे जो है आपका ये समझना। अब इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? आपकी जो है रेड की होती है,
और रेड को ही हम ज़्यादातर क्यों रोड लाइट और इन सब पे क्यों लगाते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में भी, वैसे ही पूछ सकते हैं। फिजिक्स, जनरल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, समझ लो यहाँ पे। तो रेड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये डिफ्यूज कम होता है, चाहे इतना भी घना कोहरा और दूर से भी जो है ये कलर ज़्यादा फैलता नहीं है। ठीक, तो इसीलिए इसको रखा जाता है आपके रोड सिग्नल, ट्रेन सिग्नल, इन सब जगह पे। तो ये याद रहेगा ना, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, आपकी रेड की, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वॉयलेट की। ठीक, समझ में आ गई चीज़। तो ये देखो, इसके साथ में आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा पूरी जनरल साइंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे एक्स बैंड यूज़ किया गया, LSC एक्स के बताया था ना अभी। मुक्तेश्वर है उत्तराखंड में, और कुफरी हिमाचल प्रदेश में। 146 आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उसका मतलब फाउंडेशन उसमें हुआ आपका ये वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज में किया गया। जो आपकी ये है ना हिमालय रेंज, इसके वेस्टर्न और जो है सेंट्रल इसमें दिया गया है, और लगाए गए हैं। एक्सट्रीम वेदर को चेक करेगा। अब इसमें ये कह रहे हैं कि भैया 2013 में हमारे पास खाली 13 थे। ठीक, 2013 में 13 थे रडार, अब हमारे पास 29 हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, बताना चाह रहे हैं चुपके से। और उसके बाद क्या है, डॉपलर ये वाला जो है वेदर रडार जो है, ये इसरो ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में मिलके बनाया है। ठीक, बेंगलुरु वाले। अब ये कौन होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी बनाते हैं, याद आ गया ना। अच्छा, दूसरा कौन सी वो PSU है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाता है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, उत्तराखंड हिमाचल जो है प्रोन बहुत है, यहाँ भूस्खलन, क्लाउड बर्स्ट, हैवी रेन, स्नोफॉल, ये सब होता रहता है। और साथ ही साथ हिली टेरेन है, यहाँ पे जो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, डिफरेंट सीवियर वेदर होता है आपका। और ये तीन ज़्यादा डॉपलर रडार इंस्टॉल हो गए हैं, तो इससे जो है कई सारे लॉसेस को हम बचा सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ बता रहे हैं। और इसके बाद रडार क्या होता है भाई, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक होती है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपके माइक्रोवेव रीजन के अंदर। ठीक, ये पूरा माइक्रोवेव रीजन बताया था ना, रेडियो माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव रीजन के अंदर जो है LSC-X होता है। अच्छा, जो घर में माइक्रोवेव आप लोग के लगा होगा वो क्या है, वो भी यही है माइक्रोवेव, यही वाली फ्रीक्वेंसी, यही वाली वेव से छोड़ता है। और इसमें खाना गर्म कैसे होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म कर देता है ये। ठीक, तो उसकी वजह से जो भी आसपास दाल है मान लो, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ होंगे ना, उसको गर्म कर देगा तो पूरी दाल गर्म हो जाती है। ठीक है, अभी माइक्रोवेव वेपन वाली बात आई थी पीछे, तो हो सकता है UPSC पूछा, तो आप लोग को ये तो ध्यान रहेगा ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, और ये डिटेक्ट करता है मूविंग ऑब्जेक्ट और नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट का, कि उनकी कितनी तीव्रता है, ये सारी चीज़। ठीक, डॉपलर रडार क्या है, स्पेशलाइज रडार का भी स्पेशलाइजेशन होता है, और ये वेलोसिटी कितनी है ये सब भी बता सकता है। ठीक, अच्छा, रडार से बचने के लिए आप लोग ने कभी कभी, अब देखो ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को, ICBM का नाम सुना है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो ऐसे चलता है। ठीक, और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल, जो ऐसे चलता है। ठीक, जमीन के पैरेलल चलता है। तो इन दोनों को ही में मतलब रडार से बचने का क्या है कि ये इतनी ऊपर चले जाओ कि रडार आपको पकड़ ना पाए, पहाड़ मतलब जो है बादलों के ऊपर जाके चले जाओ, सीधे जाके यहाँ पे गिरो जहाँ पे टारगेट है। ठीक, रडार से डिटेक्ट ना हो पाए, यही तो चीज़ है ना भाई। तो ICBM ये काम करता है कि इतने ऊपर चले जाओ कि जो है बादल बादल के बाद वो टकरा के वापस आ जाएगी इनकी रेज रडार की, तो ये समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, क्या घूम रहा है। ठीक, दूसरा ये है कि रडार मान लो जो आपने ऊपर लगा रखा है, ये इसके नीचे से निकल जा रहा है क्रूज मिसाइल, तो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये मतलब ये वाकई में यही चीज़ है, ध्यान रखना, कभी पूछे इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में पूछ ले तो और अच्छी बात है, आप ही लोग कर पाओगे। तो आगे हमारा जो आ गया है फेवरेट सेक्शन, जिसका नाम है कौन बनेगा IAS-PCS। देखिए, इसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से एग्जाम हॉल में आपको डरना नहीं है। ठीक, जो डर गया वो तो पहले ही मर गया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, प्रारंभ स्टार्टअप चालू किया गया, इंटरनेशनल समिट था, इससे रिलेटेड ट्रू चीज कौन सी पूछी गई, तो मोदी जी ने क्या इसको स्टार्ट किया था आपका न्यू दिल्ली में, नहीं गलत है, मोदी जी ने नहीं किया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो कि पहला स्टेटमेंट किस में दे रखा है, ए वाले में दे रखा है, सी वाले में दे रखा है, तो इन दो में से, अच्छा ये भी गलत हो गया क्योंकि तीनों में 111 है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी आंसर हो गया। देखो एलिमिनेशन मेथड से आपने तुरंत ये निकाल लिया आराम से। ठीक, अब इसमें देखो ये समिट ऑर्गेनाइज किसने किया था, DIPPIIT ने किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है। अब आप एक लोग चीज समझ लेना, जहां पे भी ट्रेड का नाम आ जाए समझ लो कॉमर्स हो रहा है, यानी कि वाणिज्य हो रहा है। ठीक, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो एक्सटर्नल ट्रेड हो, सब में कॉमर्स इंडस्ट्री आएगी यहाँ पर। और उसके बाद ये समिट जो है 5th एनिवर्सरी स्टार्टअप इंडिया का, जो कि मोदी जी ने 16 जनवरी को 2016 में चालू किया था। ठीक, पीयूष गोयल जी ने चालू किया है ये।
और इसका यही मेन चीज़ क्या है कि पूरी दुनिया में कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स के लिए, यंग माइंड्स के लिए, पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, आओ हमारे यहाँ वर्क करो, न्यू आइडिया लाओ, नवाचार लाओ, इन्वेंशन करो, कोई टेंशन नहीं है, मोदी जी हैं। ठीक, इसके बाद क्या है दूसरा यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, एक नागी नकटी बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, और पहली बर्ड सेंचुरी है ये बिहार की। मैंने मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अब इससे ट्रू क्या स्टेटमेंट है आप लोग बताना है। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जो है ये आपका एक अभयारण्य है आपका पक्षियों का, वाइड वैरायटी ऑफ इसमें आती हैं इंडिजिनस, मतलब अपने यहाँ स्वदेशी बर्ड्स होती हैं, बाहर की भी होती हैं, प्रवासी पक्षियाँ भी होती हैं आपकी, कहाँ कहाँ से, यूरेशिया से, सेंट्रल एशिया से, आपका आर्कटिक सर्किल से, रशिया से, नॉर्दर्न चाइना से, यहाँ से सबसे आते हैं। ये बिहार का पहला स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल कलराव में जो है इसको स्टार्ट किया गया है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ये भी स्टेटमेंट सही है, पहला वाला भी सही है। नागी डैम और नकटी डैम ये दो सेंचुरी हैं, इन दो ये इतनी क्लोज में है कि एक वन बर्ड एरिया बना रहे हैं, और ये पहली जो है फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल जो कलराव है ये इसी यहीं पे होता है, यहीं पे जो है ये बनाया गया है बर्ड एरिया। ठीक, ये कलराव जो है 3 दिन का इवेंट होता है, इसमें कई लोग बर्ड लवर आते हैं। एक बर्ड लवर बहुत बड़े थे, क्या नाम था, सलीम अली, इनके नाम पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। कहाँ पे है उसका आप लोग को स्टेट बताना है। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन है वो ये है कि जल्लीकट्टू से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में भी चला है, इस बार भी काफ़ी जो है इस पे हो हल्ला मच रहा है। 2000 साल से अधिक पुरानी एक परंपरा जल्लीकट्टू एक प्रतिस्पर्धी खेल है, और साथ ही 7 बैलों और सांड के मालिकों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम है। ठीक, क्या स्टेटमेंट सही है? या तमिलनाडु के मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पदुकोई, डिंडुगुल जिलों में जालीकट्टू नाम के बेल्ट के नाम से लोकप्रिय है। मतलब जैसे कि इंडस्ट्रियल बेल्ट अपना यूपी में जा रहा है ना, डिफेंस कॉरिडोर, ठीक, वैसे जो है ये बेल्ट जो है मतलब इन सब में जल्लीकट्टू होता है। ये हर दिसंबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है। नहीं, यही तो आंसर है, फॉल्स पूछा गया था तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, ये दिसंबर के लास्ट में नहीं किया था, ये सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में किया जाता है, जब तमिलनाडु में हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पोंगल नाम से। असम में अभी पूरा एक थोड़े दिन पहले आप लोग को मैंने मैप में पूरा बताया था ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से हैं। मकर संक्रांति है, यूपी में खिचड़ी बोलते हैं, आपका बिहू होता है आसाम में, ये सब बताया था ना। इसको देख लेना, आर्ट एंड कल्चर में पूछ सकता है। तो इसी तरीके से हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और इधर आप लोग जो है ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं रहे हो, ये अच्छा नहीं है, थोड़ा मोटिवेशन आप लोग भी किया करो। ठीक, अगर आप लोग हमारा पेड को ज्वाइन करना चाहते हो, पर्सनली हम लोग से टेस्ट सीरीज सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन लेके शांति से बैठ के पढ़ाई करना चाहते हो, अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप लोग कॉल कर सकते हो 8564880530 96960689 पे। यूपीएससी और यूईपीएफओ का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, इसको आप लोग आराम से ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।